आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक बेहद खास मेहमान जिनका शेर है, बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, न रोया कर रोने से छाती बैठ जाती है। लेकिन इनका रोना थम नहीं रहा है। ये कभी पुरस्कार लौटाते हैं तो कभी किसी के जूते उठाने को तैयार दिखते हैं। जानेंगे कहां फंस गए ये शायर, जज्बात में या सियासत में। हमारे साथ आज के खास मेहमान शायर मुनव्वर राणा। राणा जी, आपका स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। वाह वाह वाह। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। कि मैं अपना ये जो मुझे अवार्ड मिला था मैं लेकर आया हूँ। ये 1 लाख रुपए का मैं चेक लेकर साथ में आया हूँ। आपके सामने मैं वापस कर रहा हूँ। शेर व शायरी के लिए दुनिया भर में मशहूर मुनव्वर राणा का ऐसा दर्द पहली बार सबने देखा। एबीपी न्यूज पर लाइव शो में मुनव्वर राणा ने देश में खराब होते माहौल पर अपना साहित्य अकादमी अवार्ड लौटा दिया। मुनव्वर राणा को 2014 में शहदाबा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मैं चाहता तो शाही इमाम का एक टैग लगा करके मैं भी बड़ा आदमी बन जाता, लेकिन हम फकीर लोग हैं, अपनी फकीरी में मस्त रहते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्मे मुनव्वर राणा ने शुरुआती पढ़ाई लिखाई रायबरेली से ही की और उसके बाद की जिंदगी कोलकाता में गुजारी। मुनव्वर राणा फिलहाल लखनऊ में रहते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो मुल्क के 2 टुकड़े हुए। उसी तरह मुनव्वर राणा के घर के भी 2 टुकड़े हुए। बंटवारे के बाद उनके दादा और नानी हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनके पिता ने भारत से अटूट मोहब्बत की वजह से इसी देश को अपना घर बनाया। अगर मैं कोई बात कहता हूँ तो फौरन कह देंगे साहब ये तो मुसलमान है। कहने का मतलब हमसे बड़ा हिंदुस्तानी कोई दूसरा ला करके दीजिए। अगर पाकिस्तान बन गया तो इसमें मेरी क्या कथा है। मुनव्वर राणा की शायरी की जुबान आम आदमी की जुबान है, जिसमें हिंदी और अवधी का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। राणा की मशहूर रचनाओं में माँ पर लिखा उनका कलाम सबकी आवाज बन गया। मुनव्वर राणा जी, आपसे पहला सवाल यही है कि कहां फंस गए आप ये गुस्से और रोने के बीच? ये मुल्क का एक मसला है जिसके लिए किसी को आवाज़ उठानी थी। तो किसी का शेर है कि ये बारे अमानत न उठा और किसी से, मैं था जो तेरे गम के मुकाबिल नजर आया। किस मसले पर आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत महसूस हुई? नहीं, ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मैंने वापस किया, तो ये जब अवार्ड वापस हो रहे थे तो मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि आपको अवार्ड वापस कर देना चाहिए। मैंने कहा चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन शकीब का एक शेर है कि शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफ़ी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। तो मैंने कहा अगर हम अवार्ड वापस करें, अगर हम कुछ कहें और एक हंगामा ना हो, एक शोर ना हो, एक एहतजाज ना हो, एक आवाज़ ऐसी ना खड़ी हो जिससे लोग जागें, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। अचानक एबीपी वालों से जब फ़ोन आया कि साहब आप दिल्ली आ रहे हैं क्या, हमने कहा मैं आ रहा हूँ। तो कहेंगे आप हमारे प्रोग्राम में आ जाइए, ये प्रोग्राम है। तो हमने कहा ठीक। इससे पहले कई बार मैंने ये सोचा था कि इस अवार्ड को गोमती में बहाया जाए। अब प्रोग्राम आ गया, मैं चला गया उसमें। वहाँ असल में उसकी सिचुएशन ऐसी बदली वहाँ पर कि वो एक जो संबित पात्रा हैं, छोटे हैं बेटे की तरह, उन्होंने ये ख़ुद भी इकरार किया कि मैं आपके बेटे की तरह हूँ। उन्होंने अचानक कहा दरबारी और ये लोग जो हैं जोड़ तोड़ करके इनाम हासिल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। तो मुझे लगा कि ये आदमी मुझे माँ की गाली दे रहा है। मेरा अपना ख्याल ये है कि मीडिया हो, मीडिया के ज़रिए जो आ गया है, जो एक रेशमी जो पर्दा नशीला सोशल मीडिया, उसके पीछे जो लोग खड़े होकर के गालियाँ बक देते हैं, चीख देते हैं, तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। तो माफ़ कीजिएगा, जब संस्कारों का जहाँ तक मामला है, तो जब तक हम शायर, अदीब, कवि, लेखक, पत्रकार अगर हमको साथ में नहीं रखा जाता है तो समाज ऐसा ही विषैला और ख़राब हो जाएगा जैसे हो रहा है। चलिए, कुछ दिनों पहले आपने कहा कि जो थके हुए लोग होते हैं उनको अपनी कलम पर भरोसा नहीं होता, और उस दिन जो हुआ उसकी हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं जो एबीपी न्यूज़ पर हुआ। क्योंकि
बोलना बड़ा मुश्किल काम है, और इसलिए कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी का बताया जा रहा है, कोई कांग्रेस का बताया जा रहा है। बदकिस्मती से हम मुसलमान भी हैं, हम कुछ बोलेंगे तो फ़ौरन पाकिस्तानी बता दिए जाएंगे। मैं अपना ये जो मुझे अवार्ड मिला था मैं लेकर आया हूँ, ये 1 लाख रुपए का मैं चेक लेकर साथ में आया हूँ, आपके सामने मैं वापस कर रहा हूँ। क्या आपने ये ऑर्गेनाइज करके, देखिए आप बैग में अवार्ड लेके आए, चेक काट के आए, ये एक स्पर ऑफ मूवमेंट में तो नहीं हुआ होगा? इमोशन हमेशा एक स्पर ऑफ मूवमेंट में होता है, तत्क्षणात हो जाता है, प्लान करके नहीं होता है। आपने प्लान करके क्यों किया ये सब? ये बिग बॉस थोड़ी है सर, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आपने ऐसे क्यों किया? और इस तरह की ये देखिए, ये जो पॉकेट साइज, ये जो प्रवक्ता बैठ जाते हैं, अगर ये मुनव्वर राना पर विश्लेषण करेंगे तो इसका मतलब है फिर इस मुल्क में साहित्य की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सियासत कर लीजिए। आपने तो खुद ही कहा कि सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है, ये तो बेमेल है ही। यस, तो क्यों आप फिर उसमें मेल करना चाह रहे हैं? तो मैं कहाँ सियासत में मेल कर रहा हूँ? मैंने तो कभी नहीं कहा मैंने कि सियासत से, मैंने तो ये कहा है कि खुदा महफूज रखे मुल्क को गंदी सियासत से। शराफत ढूंढने आए हो ऐवाने सियासत में, शराफत ढूंढने आए हो ऐवाने सियासत में, ये चकला है, यहाँ इज्जत नहीं रुसवाई रहती है। और खुदा महफूज रखे मुल्क को गंदी सियासत से, शराबी देवरों के बीच में भौजाई रहती है। आपके जो विरोधी हैं वो आपसे ये कहते हैं, और आपने खुद भी इस बात को लिखा है अपनी किताब के प्रीफेस में माँ में, कि आपकी जो माँ की जो शायरी है उसको लोग कहते हैं इसमें बहुत इमोशनल ब्लैकमेल है। आप जो पिछले दिनों आपने जो किया, क्या उसमें भी इमोशनल ब्लैकमेल देखा जा सकता है? मैं शायद जल्दी मैं परेशान हो जाता हूँ, लेकिन जब मैं कलकत्ते में पढ़ता था कॉलेज में, तो अक्सर हमारे जो बंगाली दोस्त थे वो ये कहते थे कि जब हमारा बंगला साहित्य अंग्रेज़ों से पंजे लड़ा रहा था, तब तुम्हारी उर्दू गज़ल वेश्या के कोठे से उतर रही होती थी। मुझे बुरा तो लगता, लेकिन मैं सोचता कि हाँ, बात तो सही है। हमारी उर्दू गज़ल में आँख, कान, नाक, सीना, कमर, बाजू, ये सब बहुत हो गए। दुपट्टे को आगे से दोहरा न ओढ़ो, नमूदार चीज़ें छुपाने से हासिल। तो मैंने सोचा कि बात तो सही है, गज़ल बिल्कुल कच्चे गोश्त की दुकान हो गई। तो उसी वक्त मैंने ये अहद किया कि हमारी महबूबा हमारी माँ होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था, ये ईमान का फैसला था, यकीन का फैसला था। इस मामले में भी मैं कतई गैर जज्बाती हूँ। मुझसे लोगों ने ये कहा कि साहब पहले भी ऐसा होता था, वैसे भी। मैंने कहा नहीं, मैंने हर ज़माने में एहतजाज किया है, आपने नोट नहीं किया। जब मेरठ का फसाद हुआ तो मैंने शेर कहा कि हमारे ख्वाबों में परियां कभी नहीं आती, हमें तो ख्वाब में मेरठ दिखाई देता है। जब मलियाना का वाक़या हुआ तो हमने ये कहा कि वरना ये बता देते हमें लाशों की तादाद, अच्छा है कि दरियाओं को गिनती नहीं आती, कि हर एक खुशबू का झोंका अब हमें काफूर लगता है, किसी भी शहर से गुजरे वो भागलपुर लगता है। इसी लाल किले में मदन लाल खुराना का ज़माना था, सिकंदर बख्त तशरीफ़ रखते थे, और भी ये लोग रहे हों। मैंने एक शेर पढ़ा कि हमारे जैसे वफ़ादार कम ही निकलेंगे, ज़मी भी खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। नतीजा ये हुआ कि 3-4 साल के लिए मुझे उस मुशायरे से सस्पेंड कर दिया गया, तो नहीं, उसमें मुझे नहीं बुलाया गया। आपको परेशानी क्या थी कि आप ये सोच रहे थे कि इसको मैं बहा दूँ गोमती में? मैं मुनव्वर राना, अगर मैं अपने फेसबुक पर दोहा कतर में अपने जो बाहर के सब दोस्त, इधर उधर के सब तरफ के पूरे दुनिया के थे, अगर उनके सामने उन्होंने मुझसे पूछा कि वेयर इज़ दादरी, तो नियर टू दिल्ली, मैंने कहा मालूम नहीं। नियर टू लखनऊ, मुझे मालूम नहीं। सिर्फ मुझे दाग दिलवी का एक शेर याद था कि नज़र का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार आपको क्या दादरी की वजह से आपने वापस नहीं, जब मैंने देखा साहित्यकारों की आवाज़ कमज़ोर पड़ रही है, और जो गालियाँ पड़ रही हैं कि ये चाटुकार हैं, ये बेच लेते हैं, ये उधर से NGO बना लेते हैं, यहाँ से मदरसा खोल लेते हैं, ऐसा, तो ये गालियाँ मेरे ऊपर भी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब इसे राम राम सत्य कर देना चाहिए, तो मैंने वापस कर दिया। गालिब का एक शेर है जी कि खैरा हूँ दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहागर को मैं। तो गालिब तो कह रहे हैं कि उनकी हैसियत होती तो नोहागर यानी प्रोफेशनल रोने वालों को अपने साथ रखते,
लेकिन आपका ये जो अलग अलग चैनलों में जो आंसू बहाना है, कुल मिलाकर अगर शायर रोएगा, अगर शायर के जो हाथ है वो अपने आंसू पहुंचने में ही लगे रहेंगे तो वो कलम कब उठाएगा, पहली बात। और दूसरी कि ऐसे रोने से तो उन लोगों की हौसला अफजाई होगी जो आपको रुलाना चाहते हैं, जिनकी रणनीति है कि शायर रोए। बहुत अदब से मैं यह करना चाहता हूँ कि जिन्हें आप आंसू समझ रहे हैं ये अंगारे हैं। मेरा शेर है कि किसी को देखकर, ये तारीख में लिख रहा हूँ यहाँ बैठकर, इतिहास, कि किसी को देखकर रोते हुए हंसना नहीं अच्छा, ये वो आंसू हैं जिनसे तख्त सुल्तानी पलटता है। अगर हमने आंसू भी बहाए और हमने साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी वापस कर दिया तो हमने क्या देशद्रोह का काम किया? एहतिजाज के लिए हमारे पास जो चीज़ होगी वो हम पेश कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। अगर मैदान जंग में हैं तो कलम भी हमारा चल सकता है, आंसू भी हमारे आ सकते हैं, लेकिन ये सब हमारे हैं ना, ये बाहर से तो हम कोई लेकर इमदाद नहीं आए हैं। तो ऐसा क्या हो गया जिसने आपका इरादा बदल दिया कि आप तब तक आप खुद बता रहे हैं कि लोगों के फोन आ रहे थे, लोग कह रहे थे, क्या उससे मन बदला? हुआ क्या था? नहीं, देखिए, और इतनी नाटकीयता के साथ कि चैनल के प्लेटफॉर्म पर आकर के आपने और उसको वापस किया चेक और अवार्ड। इरफान सिद्दीकी का एक शेर है कि मुझको कातिल न कहो भाई, खता उसकी थी, मैं अगर जद पे ना आता तो वो जाने देता। तो ये देखिए, ये शायरों के लिए ये बंदिशें नहीं होती हैं कि यहाँ आप नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे। हमारा काम जो है वो समाज को बनाना है और अपनी ज़िंदगी जिस तरह गुजारते हैं वैसे ही गुजारते हैं। कानून के ख़िलाफ़ नहीं गुजारते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं, लोगों को मोहब्बत करना सिखाते हैं और मोहब्बत करते हैं। क्या वो दबाव था जिस पे आपने अपना मन बदला और वापस करने का? दबाव आप बता रहे थे कि लोगों के फ़ोन आ रहे थे, लोग ऐसा कह रहे थे, तो क्या उस दबाव के चलते? नहीं, देखिए, हमारी तो बहुत छोटी सी दुनिया है। तो जैसे हमारा घर है, सबसे बड़ी हमारा ज़मीर है। जब हमने देखा ये जो जब मैंने थके हुए कहा तो असल में वजह यही है कि दुनिया बहुत कम पढ़ी लिखी होती जा रही है। आतंक के मानी नहीं ढूंढ पा रही है आज तक। मैं 15 साल से चीख रहा हूँ कि आतंक के मानी बता दीजिए। अगर दाढ़ी है तो वो आतंक है, अगर दाढ़ी नहीं है तो इंसाफ है। तो अगर आतंक के 2 मानी इतनी जल्दी बदल जाएं तो हम कैसे इस बारे में कुछ कह सकते हैं? आखिर में कि एक छोटे से प्रवक्ता ने, जिनको आप छोटा सा प्रवक्ता कहते हैं, नहीं, छोटे से मुराद है मतलब हमारी उम्र का होना चाहिए ना। उसने एक बात कही जिसकी वजह से शेर ने अपना अवार्ड लाके टेबल पे रख दिया। उसके कहने से आप डिग गए। क्या आपको लगता है ये कमजोरी रही? आप ये बताइए कि ज़रा सी बात पे हमारे आंसू निकल आते हैं, ये सभी के आंसू निकल आते हैं, बहुत लोग रोते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आंसू किसी आदमी के सच्चे होने की अलामत भी कहलाते हैं, तो क्यों निकल आते हैं? तो शायद ये हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि मतलब ये है कि आप हमें सुने, हमें सोचें, हमें पढ़ें कि मैं 12 बरस का था, मेरे वालिद ने मेरे लिए सूट बनवाया और 10-12 रुपए भी जेब में आ गए, मैं अपना घूमता रहा। शाम को आया, खूब गालियाँ खाई कि दिन भर घूम रहा था आवारा लोगों की तरह। वालिद ने कहा कि अगली ईद में तुझे पुराने कपड़े में रखूँगा, बनवा के नहीं दूँगा। दिबांग साहब, आप मुझसे छोटे हैं, 64 साल होने को आ गए हैं, आज तक मैंने ईद के दिन नया कपड़ा नहीं पहना है। और ऐसा नहीं है कि मैं नाफरमान था, मैं 3 बेटियों का बाप हो गया था, तब तक मेरे बाप ने मुझे मारा। सिर्फ गलत गाड़ी काट दी थी, उन्होंने थप्पड़ मार दिया। तो ये मेरी फर्माबरदारी कह लीजिए या उनका आतंक कह लीजिए, वो वाला आतंक नहीं जो ये होता है, वो आतंक जिसमें मोहब्बतें होती हैं। मैंने वो इनाम वापस ही नहीं किया। मैंने आइंदा के लिए मैंने तमाम खिड़कियां बंद कर दी कि मैं ज़िंदगी में कभी कोई सरकारी इनाम नहीं लूँगा, और अपने बेटे को ये ताकीद करके जाऊँगा कि अगर तुम मेरे खून हो तो कभी सरकार को कोई अवार्ड नहीं लेना। और अगर मैंने ये कहा था कि मुझे मालूम नहीं था अवार्ड कहाँ पड़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बेटे की मैं शादी कर रहा था, इकलौता बेटा था, जब जहेज में मालूम हुआ कि वो ये देंगे, मैंने कहा मुझे सिर्फ मिट्टी के बर्तन दीजिए, हम आले रसूल हैं, हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन दिए जाते थे, हम गुनहगार हैं, लेकिन फिर भी मैंने मिट्टी के बर्तन मंगवाए और वो अपने यहाँ सजा दिए ड्राइंग रूम में। आप उसको शूट करवाइए, राखी सावंत की कमर मत दिखाइए, मुनव्वर राना की ये चीज़ें दिखाइए, मुल्क सुधर जाएगा। तो मैंने वो अपने यहाँ मिट्टी के बर्तन सजा दिए। मैंने कहा मेरी एक जनरेशन को ये एहसास रहेगा कि मेरे बाप के पास गैरत थी,
मेरे बाप के पास में ये जरूरत थी कि वो इनकार कर सकता है। और आप यकीन करें कि जब अवार्ड मुझे दिल्ली लेकर के आना था तो मैंने ढूंढवाया कि कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि अवार्ड मुझे जिंदा नहीं रखेगा, जिंदा रखेगी मेरी शायरी, जिंदा रखेगी मेरा गद्य जो मैंने लिखा है, मुझे जिंदा वो रखेगा। अवार्ड की इतनी बेकदरी हाँ आपने की कि आपको पता ही नहीं था कहाँ है। हाँ, तो फिर ऐसी बेकदरी जिस अवार्ड की उसको लिया क्यों, और ऐसी बेकदरी जिस अवार्ड की उसको वापस किया क्यों? जब मैंने साहित्य अकेडमी अवार्ड लिया था तो मैंने वहीं कहा था कि ये अवार्ड जो है मेरी एक कमज़ोर किताब पर दिया जा रहा है। ये किताब नहीं है बल्कि सड़क के किनारे लगे हुए महुए के पेड़ के नीचे का बटोरन है, जिसमें आंसू भी होंगे, खून भी किसी ड्राइवर के शामिल होगा, मिट्टी भी होगी और महुआ भी होगा और रस भी होगा। दूसरी बात यह है कि अगर मैं न लेता तो क्या उससे कोई मसला देश का हल हो रहा था? राणा साहब, वैसे वो जो राखी सावंत की और जो चैनल पे आपने तंज किया, आपने काफ़ी दिनों से लगता है न्यूज़ देखी नहीं है, वरना आप राखी सावंत का नाम नहीं लेते। नहीं, मैंने पुरानी पुरानी। हम अपनी उम्र की औरतों को डील कर सकते हैं। अपनी उम्र के बराबर कह रहे हो, खफा हो जाएगी। अवार्ड वापस करना के आखिरी हथियार यही था कि मैं अवार्ड वापस करके कहीं ना कहीं आवाम को जगाने का प्रयास करूं। देखिए, ऐसा है कि जब जंग होगी तो आप जंग में मुरव्वत नहीं की जाती है। जब जंग है तो राहत का शेर है कि जंग है तो जंग का मंजर भी होना चाहिए, सिर्फ नेज़े हाथ में है, सर भी होना चाहिए। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। क्या आपको नहीं लगता कि आपको एज ए शायर एक ऐसा सद्भावना का रास्ता निकालना चाहिए था बजाय विवाद को बढ़ाने के, हवा देने के? ओके, तो मैं सद्भावना के लिए तो लड़ रहा हूँ, मैंने तो रास्ता ही निकालने के लिए कहा ना। मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ ना कि प्रधानमंत्री के पास में अकबर एक जाहिल बादशाह था, लेकिन उसके पास में 9 रत्न थे। प्रधानमंत्री के पास 2-4 रत्न तो होने चाहिए, मैंने यही तो कहा। और अगर प्रधानमंत्री जी ने मुझे याद फरमाया है तो मैं वहाँ जाकर के सद्भावना ही की बात करूँगा। मैं क्या कट्टा लेकर के जाऊँगा कि जाने से पहले ही मालूम हुआ कि वो मुझे बंद कर देंगे, आतंकवादी था? मेरी गज़ल है कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। और इसमें शेर है कि कई चेहरे अभी तक मुंह ज़बानी याद हैं उसको, कहीं तुम पूछ मत लेना वो गूंगा बोल सकता है, कहीं तुम पूछ मत लेना वो गूंगा बोल सकता है। यहाँ पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, लुटी इस्मत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। मेरा शेर है कि अदालत में गवाही के लिए लाशें नहीं आती, वो आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा बोल सकता है। और ये गज़ल मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में पढ़ी थी तो मैंने ये कहा था, ये सब आप इंसाफ के खुदा बैठे हुए हैं, मैं एक ऐसा मुजरिम हूँ मुलजिम हूँ जिसके पास वकील करने का पैसा नहीं है। और शेर ये है कि बहुत सी कुर्सियाँ इस मुल्क में लाशों पर रखी हैं, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। उसी में शायद अलार्म भी लगाता है कि सियासत की कसौटी पर परखिए मत वफादारी, किसी दिन इंतकामन मेरा गुस्सा बोल सकता है। तो अगर मेरा गुस्सा अगर एबीपी न्यूज़ पर आ गया तो ये किसी दिन क्या होता है, मैं बोल देता कि 1915 में एबीपी में जब ऐसा प्रोग्राम होगा या कहीं होगा तब मेरा गुस्सा आएगा। तो ये गुस्सा है, ये कहीं भी उबल सकता है, ये खून है, ये किसी के काम भी आ सकता है और बह करके बर्बाद भी हो सकता है। फिर आपको प्रधानमंत्री ने बुलाया और लगा कि आप जाना भी चाहते हैं, पर आपने कुछ शर्तें भी रख दी उस पर। देखिए, जाने वाने का ऐसा कोई खुदा ना खासा शौक नहीं, आप तो छोटे हैं। इस 64 बरस में बहुत से माशाल्लाह प्रधानमंत्री आए, हाँ, तो उसमें मतलब हमारा क्या लेना देना है उससे, प्रधानमंत्री से। लेकिन यह है कि अगर उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैं वहाँ अपना कासे गदाई यानी भिक्षा पात्र लेकर के नहीं जाऊँगा कि मुझे मंत्री बना दीजिए या मुझे गवर्नर बना दीजिए। मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर मैं आपके पास होता तो सिर्फ एक काम करता कि दादरी वाक़े के बाद मैं आपका हाथ पकड़ता और कहता आप मेरे साथ चलिए, और इखलाक के घर के पास ले जाकर मैं आपको खड़ा कर देता और आपसे कहता कि आप सिर्फ थोड़ी सी शर्मिंदगी का इजहार कर दीजिए। ये जो 17 करोड़ वोट घूम रहे हैं,
ये कोई मुसलमान दाढ़ी वाला नहीं चाह रहे हैं। आज़ादी के बाद, जिन्ना के बाद इन्होंने किसी मुसलमान लीडर पर यकीन ही नहीं किया। और ये फैक्ट भी है। मैं शर्मिंदा हूं ये बात कहते हुए कि 67 साल में इस कौम ने इतनी बार धोखे खाए हैं, इस कौम को इतनी बार बेचा गया है। उन्हीं के लोगों ने सौदेबाजी की है कि मुनव्वराना जैसे फ़कीर ने जब अपनी शायराना लहजे में गुफ्तगू शुरू की तो उसके भी लोगों ने गलत मतलब निकाल लिए। माफ़ कीजिएगा, जूते उठाने का मतलब ये नहीं होता जूते उठाना। फिर मैं प्रधानमंत्री के यहाँ क्यों जाता, मस्जिद में चला जाता, वहाँ से उठा लाता, मंदिर में चला जाता, वहाँ और अच्छे जूते होते हैं, उठा लाता। भाई मुमकिन है कि प्रधानमंत्री जो उस वक्त अच्छे जूते न पहने हो जो 10 लाख के सूट के साथ पहनते हैं। तो जूता उठाना एक मुहावरा है। जिस तरह हमारा तो शेर है कि दिल ऐसा कि सीधे किए जूते भी बड़ों के, जिद इतनी कि खुद ताज उठाकर नहीं पहना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आज भी मुझे प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं और मैं जाऊंगा, मैं उनसे यही कहूंगा कि सर ये जो मुल्क के हालात हैं ये ख़राब हैं। एक अच्छा शासक जो होता है, एक अच्छा प्रधानमंत्री, एक अच्छा बादशाह, एक अच्छा राजा, उसका सिर्फ ख्वाब ये होता है कि हमारा मुल्क सुकून से और आराम से रहे। आपका ख्वाब भी यही होगा। आप नारा भी देते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इन 17 करोड़ या जो गिनती एक है या 25 करोड़, इनको अकेले मत छोड़िए, इनको बेसहारा मत छोड़िए। ये जाएंगे कहाँ? माफ़ कीजिएगा, ये जो 20-25 करोड़ भटकते हुए मुसलमान हैं, अगर आप इनको समंदर में डाल देंगे तो रेगिस्तान हो जाएगा। अगर आप इनको ज़मीन में बोएंगे तो हिंदुस्तान के पास ज़मीन नहीं रह जाएगी। ये हिंदुस्तानी बच्चे कहाँ जाएंगे? इन्हें पनाह भी तो यहीं देनी होगी। तो अगर मैं ये शिकायत लेकर जाता हूँ और अगर प्रधानमंत्री के दिल में कहीं से वो गोशा जो मैंने अर्ज़ किया था कि मुझे उनसे सिर्फ इसलिए मिलना है, मैं मिलना चाहता हूँ कि जिस तरह वो अपनी माँ के पास बैठे हुए थे या जिस तरह वो उनकी माँ उन्हें टटोल टटोल कर दुलार कर रही थी, तो मैंने उनके अंदर वो 1.5 साल का बच्चा भी मैंने देखा था। मेरा शेर है कि इन्हें फ़िरका परस्ती मत सिखा देना कि ये बच्चे ज़मीं से चूम कर तितली के टूटे पर उठाते हैं। जब ये 1.5 साल के रहे होंगे प्रधानमंत्री तो तितली के पर भी चूम कर उठाते रहे होंगे। मुमकिन है मैं उनके अंदर वो 1.5 साल के बच्चे को जिंदा कर सकूं और इस मुल्क हिंदुस्तान को वैसा ही हिंदुस्तान कर दूं जैसे मैंने पैदा होते वक्त देखा था, जो मैं मरते वक्त नहीं देखना चाहता हूं। पर जो आपने कहा उस पर भी और सियासतदान जो यूपी के थे उन्होंने भी अपनी बात रखी, उसको सुन लेते हैं, उसका फिर आपसे जवाब। कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं चाटुकार किस्म के। एक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बुला लेंगे तो मैं उनका जूता उठा लूँगा। तो हो सकता है वो जूते का तला चाट कर अपने सर पर भी रख लें। तो फिर चाटुकारिता की इंतहा ये हो जाए कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए लोग अपनी ख्वाहिश जाहिर करने लगें, तो साहित्यकार कहाँ से रहेंगे, चाटुकार रहेंगे। मेरा ख्याल है, मैं बोलूं, मेरा ख्याल है जूते उठाना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह हमारे आज़म खां करते रहते हैं। आज़म खां मुझे चाटुकार कह रहे हैं। 18 साल की दोस्ती है, कभी 50 रुपए का खाना भी उन्होंने मुझे खिलाया। लफ्ज़ चाटू के मतलब भी उनको नहीं मालूम है। आपने चैनल पर आकर अपना अवार्ड लौटाया, समाज के एक वर्ग ने आपकी बड़ी वाहवाही करी और एक वर्ग आपसे नाराज़ हो गया। 2 दिन बाद आपने मोदी मोदी करना शुरू कर दिया, मैं चला जाऊंगा, ये सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगने लगे। तो जिनके आप हीरो बने थे, जो आपको हीरो मानने लगा था, वो भी आपसे नाराज़ हो गया। तो क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो लौटना है उससे आपके वक़ार को ठेस पहुंची है और इस कंट्रोवर्सी की दलदल में आप कहीं फंसे हुए नज़र आ रहे हैं? ये आज़म खां जैसे लोग हैं, इनको ये परेशानी हो रही है कि मुनव्वर राना कौम का लीडर न बन जाए। अच्छा, लीडर तो हम पैदा हुए हैं, लेकिन हम शायरी के लीडर पैदा हुए हैं, सियासत के नहीं। तो बेसिक बात यह है, बड़ा माफ़ कीजिएगा, ज़रा सा बड़ा शायराना जुमला है कि ये आज़म खां जैसे लोग जो हैं इस तरह के पूरे मुल्क में, ये सब मेरी जानमाज के आगे से गुजर गए। मेरी नमाज भी ख़राब हुई, इनका ईमान भी ख़राब हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल का शेर है कि वक्त लोग पूछते थे अगर आप गए प्रधानमंत्री जी के यहाँ क्या बात कीजिएगा, क्या कीजिएगा, तो मैं सिर्फ यही कहता था कि वक्त आने पर दिखा देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। मैं एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूं, जब इतने हंगामे होने लगे
तो सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा अपना तरीका था, मैं गया रायबरेली और अम्मा के पास 5 घंटे सोया। वो मुझे टटोलती रही, दांत टूट गए, कम वक्त के बाल कम हो गए, इतने बड़े बड़े बाल थे, ये सब वो सब। मैं उठा और उसी मस्जिद में, आलमगीरी मस्जिद कहलाती है, जहाँ तकरीबन 400 बरस से हमारा ख़ानदान इमामत करता है, मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने गया। जितना मैं रो सकता था मैं रोया और मैंने सिर्फ यही कहा कि खुदा, अगर मुझसे तू हिंदुस्तान की भलाई के लिए, गरीबों, अक़लियतों, परेशान हालों की भलाई के लिए अगर मुझसे कोई काम लेना चाहता है, और शायद तू इसीलिए मुझे कैंसर के अस्पताल से वापस ले आया है, तो मुझे लखनऊ वापस भेज, वरना रास्ते में ही मेरी कार का एक्सीडेंट कर दे, मैं इसी मिट्टी में लौट आना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा ख्याल ये है कि आप सब पत्रकार लोग हैं, आपके अंदर साहित्यकार होता है, लेकिन जब आपका खून बहुत जोश मारता है तो आप लोग पत्रकार हो जाते हैं। ये हमारा जो पत्रकार होता है वो उसका लहजा लाउड हो जाता है। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा महबूबा से बात करता है, हम लोग बस रोमांटिक लहजे में बात करते हैं कि आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं, कातिल लग रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही, कहीं कहीं लहजा मेरा भी लाउड हो जाता होगा। तो क्या आप ये समझते हैं कि मैं पहुंचूंगा और प्रधानमंत्री जी बोलेंगे आइए आइए राणा साहब ये अवार्ड ले जाइए अपना? आप अवार्ड ना हुआ, गोभी का फूल हो गया। वो मुझसे पूछेंगे कि राणा साहब क्या परेशानियां हैं, आपको क्या दुख है? मुमकिन है हमारे और उनके दुख उसी तरह एक हों जैसे दो दुखी इंसानों के आंसू एक जैसे होते हैं। मुमकिन है वो मेरा हाथ पकड़कर खड़े हो जाएं और कहें मुनव्वर राणा साहब, आप इस रिश्ते से मेरे भाई हुए कि आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि जब तक मैं इस कुर्सी पर हूँ देश में दंगा नहीं होने दूंगा। अगर वो ये वादा कर लेते हैं तो मुझे उनकी जूतियाँ आज भी उठा लेने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। आजम खां के लिए अगर आपको कोई शेर सुनाना हो तो आप क्या सुनाएंगे? सोच लें जरा, टाइम है। नहीं, बहुत दिलचस्प सुना रहे हैं जी। कि आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं, और ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। ये आजम साहब खास तौर से शेर आपके लिए है कि दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारें आ जाएं। आपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे जो कहा कि आतंकी और ये आतंक थे, लेकिन आप ये भूल गए कि पिछले 30-40 साल में जो हमारी उम्र रही है और हमने भी देखी है कि आतंकी का चेहरा कुछ और रहा है। मैंने, जहाँ तक मुझे याद है, कि कभी आपने इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं किया जब आतंकी का चेहरा कुछ और होता था। नहीं, ये जो हमने ये जो शेर आपको सुनाए तो प्रोटेस्ट तो यही है। नहीं, भागलपुर में आपने कहा, यानी जो हमने वो गजल कही थी तो वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कही थी कि उन्हें जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं, मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ ले इसको वतन का दर्द कहते हैं। और ये भी शेर कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, यह किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है, किसी भी शर्मसार हुकूमत के लिए हो सकता है कि अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। नहीं, वो सही है, लेकिन ये मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कहा है। वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आतंकी का चेहरा 84 में कुछ और था, मालेगांव में कुछ और था, मक्का मस्जिद में कुछ और था। तो उस वक्त आपके अशार क्यों नहीं आए? उस वक्त आपने कोई क्यों नहीं धमकी दी कि मुझे, बल्कि उस वक्त तो आप पे इल्ज़ाम यह है कि आप सोनिया गांधी की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, आपने नज़म भी लिखी थी सोनिया गांधी पे। नहीं, आप सोनिया गांधी पे कहाँ जा रहे हैं? नज़म तो मैंने बताया कि मैंने सिंधु दर्शन पे भी लिखी, उस पर भी लिखी। और ऐसा कोई मौका नहीं है, जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो मैंने शेर कहा था कि मजहबी मजदूर सब बैठे हैं, इनको काम दो, एक इमारत शहर में काफ़ी पुरानी और है। और उसी ज़माने में मैंने ये शेर कहा था, तो आतंक उस ज़माने में हुआ नहीं करता था। फिर कबूतर की वफादारी पे शक मत करना, फिर कबूतर की वफादारी पे शक मत करना, वो तो घर को इसी मीनार से पहचानता है। आप देखें ना कि हम लोगों को ढूंढना पड़ता है कि राइट और लेफ्ट, ये कबूतर कैसे आ जाते हैं, कहाँ से चलते फिरते आकर के अपने घोंसले में आ जाते हैं। लेकिन अगर एक मीनार अगर रात में गायब हो गया तो वो कबूतर है जो वहाँ जो परिंदे आते हैं वो डिसबैलेंस होंगे, नहीं ये मेरा घर नहीं है।
तो ये एहसास तो हिंदुस्तान में लोगों को हुआ होगा। कोई भी घटना हो जाए, बड़ी छोटी दाएं बाएं, तो शायर को जरूर कुछ कहना चाहिए। ये कहां तक जरूरी है? शायर जब कहता है तो वो इतिहास बनता है, वो सबूत होता है। देखिए, शायरी का तो मूड होता है, मिजाज होता है, मौसम होता है, माहौल होता है। ये शायरी कोई वो बेबी ट्यूब बच्चा नहीं है कि रख दिया और 9 महीने बाद निकल आएगा। शायरी के लिए तो कभी कभी 9-9 बरस तक शेर नहीं कह पाते हम। आपका 2008 का एक शेर है, कोई भी अंदरूनी गंदगी बाहर नहीं आती, हमें भी इस हुकूमत की तो किडनी फेल लगती है। हाँ, हमें भी इस हुकूमत की किडनी फेल लगती है। आज भी बिल्कुल सही है। जितने भी जो पत्रकार हैं, खासतौर पर दिल्ली वाले, वो आपको कहेंगे कि ये तो बिल्कुल मौजूदा सरकार की बात हो रही है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि शेर का ताल्लुक न हुकूमत से होता है न तारीख से होता है। जब जब तारीख अपने को दोहराती है, वो शेर आईना दिखाने के लिए खड़ा हो जाता है। इतने सालों में इस बड़े शायर का कोई शेर 84 के दंगों पर या कश्मीर के नरसंहार पर नहीं देखा, मगर बाबरी बार बार आ जाती है। आपको नहीं लगता कि एक जिस शायर को सेंटिमेंटल होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कम्युनल होके रह गया है? नहीं, रेलों से, टैक्सी से, बसों से उतार के चेहरे जला दिए गए फसले बाहर के। ये बाबरी मस्जिद पे शेर नहीं है, यह 84 पे शेर है। परदेश जा रहे हो तो तावीज बांध लो, कहती हैं माए बच्चों से अपने पुकार के। मैंने इन आंखों से मैंने जिंदा जलते हुए यहां पर देखा था, मैंने दिल्ली स्टेशन पर। माफ कीजिएगा, अकलियत की गाली बहुत भयानक होती है। आप दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में जाके रहिए जहां आप अकलियत हो, माइनॉरिटीज में हो, तो बहुत खौफ होता है। कहीं ये आपकी आने वाली किसी नज्म का उन्मान तो नहीं है, जूते उठाना, कि जहां आप मिलने जा रहे हैं कहीं उनकी शान में कुछ कसीदा? हम तो बहुत ही आजाद कलम वाले लोग हैं ना। मोदी जिस दिन बाहर जाएंगे, अच्छा काम कर देंगे, कुछ उनके लिए भी लिखेंगे। पुरस्कार वापसी वाला मसला जो है बहुत बड़ा बन गया है। इसमें फिल्मकारों ने भी पुरस्कार देने शुरू कर दिए, वापस कर रहे हैं, कलाकारों ने भी वापस करना शुरू कर दिए, वैज्ञानिक भी सामने आने लगे हैं। क्या आप उसकी आगे वाली कतार पर रहना पसंद करेंगे? नहीं, यकीनन रहेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि आप देखिए कि वो हमारा एक किसी उस्ताद का एक शेर है कि लगा तो लाए हैं राह पे उनको बातों में, और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। कल अगर आपने टीवी में देखा हो तो शायद जिंदगी में उन्होंने कभी मुशायरा न कहा हो, लेकिन कल मोदी साहब सिर्फ मुशायरा कर रहे थे वहाँ। ये जो आपने सोनिया गांधी पर लिखा, क्या ये गांधी नेहरू परिवार के लोगों को खुश करने के लिए लिखा गया? ना, देखिए, मैं भिवंडी में अपने कुछ दोस्त थे, वहाँ मैं मुशायरे में गया था, वहीं बैठा था। शाम को उन लोगों ने कहा कि भाई राणा साहब, कल तो आप प्रधानमंत्री के इलाके के आदमी हो जाएंगे, बीइंग रायबरेलियन। मैंने कहा, प्रधानमंत्री के इलाके का तो मैं पैदाइशी हूँ, लेकिन सोनिया गांधी रिफ्यूज कर देंगी। दूसरे दिन वही हुआ। जब उन्होंने इनकार किया, मैंने कुछ शेर कहे। मैंने सोचा कि इस मुल्क में 100 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के लायक हैं, लेकिन जब त्याग, बलिदान और सेक्रीफाई की जरूरत पड़ेगी तो हमको बाहर से आदमी लाना पड़ेगा, वो हमारे यहाँ नहीं पैदा होता है। मैंने जैसे अगर वापस कर दिया, आप इसमें कुछ कीड़े निकालें, ये जरा सा 10 साहित्यकारों से आप कहला कर दिखा दीजिए, मैं आपकी जूतियां भी उठा लूंगा। जब साहित्यकारों ने वापस करना शुरू किया पुरस्कार, तो पहली आपकी प्रतिक्रिया थी कि ये लोग थके हुए लोग हैं। हाँ। फिर आपने एबीपी न्यूज पर आकर अपना पुरस्कार लौटाया। हाँ। उसके 36-48 घंटे बाद आपने कहा कि प्रधानमंत्री कहें तो मैं पुरस्कार वापस ले सकता हूं। एक मिनट, ओके। इन तीनों में असली मुनव्वर राणा कौन है? देखिए, असली मुनव्वर राणा वही है जो आपके सामने बैठा है, और असली मुनव्वर राणा क्या कब क्या कर जाएगा ये कोई समझ भी नहीं पाता है। लेकिन हो सकता है शायरों कवियों के यहाँ कुछ मेंटल केस होता हो, लेकिन मेरे इस रवैये से, मेरे रूप से, जिसको मैं स्वरूप समझता हूं, किसी को नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा है। एक बात, जैसे आपने ये पूछा कि प्रधानमंत्री से मिलने जाने की, मुमकिन है कि अगर कल मोदी जी सब लोगों को बुलाएं तो हम ही ना जाएं। वो किसी का शेर है गुलाम रब्बानी ताबा का, या करीब आ गया मंजिल तो हाथ खींच लिए, बदल दिया आदाब आरज़ू मैंने। ये तो जो आप बात कह रहे हैं वही लग रहा है कि कुछ मेंटल मामला है। हाँ, होगा। पर क्यों? नहीं, आप देखें ना कि मतलब मजरूह लिख रहे थे, वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए थे गुनहगार की तरह। ये जो पत्रकार, जो मेरी बिरादरी है, ये शक कर रही है मेरे ऊपर। हमारी कौम के लोग
जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जानते नहीं ये सच्चा आदमी है, वो भी सोच रहे हैं कि मत बताइए ये जूता उठाने की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग से वो सोच नहीं सकते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। शेर है कि आह का किसने असर देखा है। हम भी अपनी एक हवा बांधते हैं। हवा बांध रहे हैं। नहीं, हम तो हवा के साथ चलते ही नहीं है, हवा के साथ तो मुर्दे चलते हैं, पत्ते चलते हैं। एबीपी न्यूज़ के जरिए से, माध्यम से मैं ये वादा करता हूँ कि मुनव्वर राना कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हमसे मोहब्बत करने वालों को शर्मिंदा होना पड़े। उन्हीं में से एक हैं, इनको एक बार सुन लीजिए। मुनव्वर राना साहब हिंदी और उर्दू साहित्य का एक ऐसा नाम जिनका चमत्कार ये है कि वो पहली बार गज़ल को महबूब के दुपट्टे के चारों तरफ जो फैली हुई थी उसे वहाँ से बहुत सम्मानपूर्वक उठाकर माँ की ओढ़नी तक लेकर आए। और वो कहते हैं कि मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ, और हुकूमत का हर एक इनाम है बंदूक साजी पर, मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो बैसाखी बनाता हूँ। और चलो मिलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं, बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। मुनव्वर राना साहब माँ के हवाले से जब ये शेर कहते हैं कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई, तो छोटे बच्चे की माँ से मोहब्बत पूरे जोर शोर के साथ सामने आती है। राणा साहब का एक और शेर मुझे याद आया कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, और तवायफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर हुकूमत मंदिरों मस्जिद का पर्दा डाल देती है। आज शेरों की वजह से, उनके विचार की वजह से कुछ लोग जो हिंदुस्तान की इस गंगा जमनी तहजीब की व्याख्या ठीक से नहीं समझते वो टिप्पणियां कर रहे हैं। राणा साहब मुझे इस बात पर बहुत गर्व है, बहुत स्वाभिमान है, मेरे आंगन में आप जैसा पुरअसर, बावकार और बहुत ही स्वाभिमानी बुजुर्ग भी है। कुमार विश्वास को आप क्या कहना चाहेंगे? जो बड़ा परेशान हाल आदमी है, अच्छा खासा शायर ही फंस गया ये सियासत में, हालांकि ये सियासत के लायक नहीं है, मुंहफट है, हमसे ज़्यादा मुंहफट है ये, बल्कि ये बदतमीजी की हद तक मुंहफट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दौर है रैपिड फायर का। मुनव्वर जी, इसमें 5 सवाल हैं, हर सवाल के साथ मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से एक चुनना है, और तीसरा ये है कि आप कह सकते हैं पास, सवाल का जवाब आपको नहीं देना है। ये एक गिफ्ट है जो आपको एबीपी की तरफ से मिलेगा अगर आप 5 में से 3 सवालों के जवाब देते हैं। वैसे तो आपको वापस करने की आदत सी पड़ गई, तो पता नहीं आप इसको लेंगे या नहीं लेंगे। नहीं, अगर महंगा होगा तो छोड़ देंगे। मैंने इसीलिए ये कहा कि अगर साहित्य अकेडमी का अवार्ड 25 लाख कर दिया वापस नहीं आएगा। तो शुरू करें। ओके। अब हाल के दिनों में आपको अलग अलग नामों से पुकारा गया है। हाँ। खुद को क्या कहलवाना पसंद करेंगे? इमोशनल ब्लैकमेलर शायर या चाटुकार शायर? ये सिर्फ शायर, मुझे किसी नाम से कोई कहे मैं शायर। चलिए, तो इसको हम लोग पास कर रहे हैं। ओके। दूसरा सवाल, शायर नहीं होते तो क्या ट्रांसपोर्टर होते जो आपके पिताजी रहे, या आप नेता होते? नहीं, ट्रांसपोर्टर तो हम हैं, अभी भी हैं, वालिद ने ये काम सिखाया था, तो और दूसरा कोई काम ही नहीं आता था। तो ये तो हम सोचते हैं कि जैसे ये लोग बोलते हैं चाटुकार और नेता और ऐसा वैसा, तो वो किसी का शेर है कि करेंगे क्या जो मोहब्बत में हो गए नाकाम, हमें तो और कोई काम भी नहीं आता, तो हम तो किसी मिनिस्ट्री में फिट ही नहीं आ सकते। चलिए, एक जवाब तो आपने दिया। अगर आप राजनीति में होते तो आप किस पार्टी में होते, कांग्रेस में या समाजवादी पार्टी में? कांग्रेस में या समाजवादी पार्टी में? कांग्रेस में। आपको बेहतर नेता कौन लगती है, सोनिया गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए, सोनिया गांधी तो हमारे ख्याल से लीडर है नहीं, तो किसी कांग्रेसी लीडर का नाम लीजिए, वो तो माता हैं बस। तो मेरा ख्याल अगर किसी लीडर का नाम लीजिए तो शायद हमको आसानी हो जाए। छोड़ दें इसको छोड़ दीजिए इसको। पास। आपके अच्छे दिन कब थे, जब आप शायरी करते थे, मुशायरे पढ़ने जाते थे, या अब जब आप जाते हैं इंटरव्यू देने, सवाल झेलते हैं, वो भी तरह तरह के सवाल? नहीं, इसमें तो मुझे मज़ा आता है, ये सब जो काम है सवाल जवाब पूछना, लेकिन असल में मामला यही है कि बहुत से सवाल आपने पूछे, बहुत से जवाब हमने दिए, लेकिन बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे सब हो जाता है, देश का मसला वहीं रहता है। मैं चाहता हूं कि जब किसी शहर में दंगा हो तो वहां ऐसे लोगों को न भेजा जाए जो दूसरे दिन सवेरे आकर के मिनिस्टर का हलफ लेते हैं, वहां गोपाल दास नीरज को भेजा जाए,
वहाँ माहेश्वर तिवारी को भेजा जाए, वहाँ मुनव्वर राना को भेजा जाए, वहाँ वसीम बरेलवी को भेजा जाए, वहाँ राहत इंदौरी को भेजा जाए, वहाँ दंगा ख़त्म हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इंदिरा गांधी के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में ख़ास तौर से सिर्फ सेना होती थी। अब बहुत सी सेना निकल आई, हिंदू सेना, भाजपा, ये सेना, वो सेना, वो सेना। इतनी सेनाएं अगर मुल्क में हो जाएंगी तो फिर हमारी सेना का रोल क्या रह जाएगा? ये जो मालूम हुआ कि किसी के बावर्ची खाने में घुसे जा रहे हैं, कहीं घुसे जा रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर आप अरेस्ट करते हैं तो जब तक 1000 किलोमीटर के फासले पर इनको जेल में नहीं डालेंगे, ये लीडर ही बनते जाएंगे, ये लीडरी से अलग नहीं होंगे। तो मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब तक इस मुल्क में दंगे में, फसाद में मरने वालों को 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन कम से कम नहीं मिलेगा, इस मुल्क में न दंगे खत्म होंगे न गरीबों के हालात सुधरेंगे। तो आपको क्यों लगता है कि 1 करोड़ से दंगे खत्म हो जाएंगे? कम से कम अगर वो गरीब है तो उसके हालात सुधर जाएंगे। हम तो यही चाहते हैं कि ये जो हमारे, जो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे जो भी हो, इनको मैं लेकर उन गलियों में जाना चाहता हूँ जहाँ वो जाना नहीं चाहते हैं, जहाँ से हटा करके ले जाया जाता है इनको। जब ये देख लेंगे तो ये ईमान भी ले आएंगे कि हाँ, हिंदुस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं। अगर हिंदुस्तान में हालात ऐसे रहेंगे तो हमारे बच्चे शायद इतना बड़ा हिंदुस्तान न देख पाएँ जितना बड़ा हिंदुस्तान हम देख रहे हैं। ये केरला, ये तेलुगु देशम, ये आंध्रा, ये बंगाल, ये गाय, ये भैंस, ये रेप, ये ख़त्म कर देगा इस मुल्क को। हम शायर हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं एक शायर की हैसियत से कि ये हमारा मुल्क नीम के एक पेड़ की तरह हरा भरा रहे, सब इस पर चिड़ियाँ बैठे हों, मुस्कुराए। हमें शर्म आती है जब हम दुनिया में कहीं जाते हैं, हमसे कोई सवाल करता है। और इस मुल्क में आशाएं और उम्मीदें रखने की आप बात न कीजिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री दुबई की मस्जिद में चले गए थे तो मुसलमान खुश हो गए थे। अगर इखलाक के यहाँ भी चले गए होते तो ये 17 करोड़ वोट उनकी जेब में ऐसे ही आ जाते, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पीएमओ में ऐसे लोग होने चाहिए जिनके सम्मान में वो खड़े हों। जब तक ऐसे लोग रहेंगे कि उनके सम्मान में सब खड़े हो रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, इस देश के हालात कभी नहीं सुधरेंगे। एक शेर हुआ करता था, 92 के ज़माने में मेरी 5 बेटियां थीं और मैं सफ़र में मारा मारा फिरता, तो मेरे उस्ताद का शेर था कि ये घर के नीचे मेरे मिशलें लिए हुए लोग, ये घर के नीचे मेरे मिशलें लिए हुए लोग, ये मेरी रोती हुई बच्चियां हवा और मैं। ये घर के नीचे मेरे मिशलें लिए हुए लोग, ये मेरी रोती हुई बच्चियां हवा और मैं। है मेरी खाके वतन तेरा सगा बेटा हूं मैं, क्यों रहूं फुटपाथ पर, मुझको महल भी चाहिए। तूने सारी बाजियां जीती हैं मुझ पर बैठकर, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अस्तबल भी चाहिए। तो अगर मैं ये कहता हूं तो ये मैं एहतजाज नहीं कर रहा हूं। हक मांगना एहतजाज नहीं है, हक मांगना गाली नहीं है। हक मांगने का मतलब ये है कि हमारे अंदर सच्चा हिंदुस्तानी जिंदा है जो अपना हक मांग सकता है। चलिए, आपने 5 में से ज़्यादातर सवालों के जवाब दिए। मैं आपको ये एबीपी न्यूज़ की तरफ से ये अवार्ड तो नहीं वापस मुझे, ये आप वापस मत कीजिएगा। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। इतने समय दिए, बैठिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगले हफ्ते एक और खास मेहमान। तब तक ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज़।